नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम गपशप में आप सबों का स्वागत है। और आज गपशप में आपको एक ऐसे आम महिलाओं से आपको मुलाकात करते हैं, आम कहें या खास कहें। काफ़ी लंबे अंतराल कह सकते हैं कि बिहार में वो रही, बिहार की बहू के रूप में रही, बिहार को समझने की कोशिश की, फिर वो भाजपा की सियासत के साथ जुड़ी, वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। एक लंबा कह सकते हैं कि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अगर हम बात करें तो संघ और आरएसएस और बीजेपी से उनका जुड़ाव रहा है। विचारधाराओं को लेकर कहें तो एक उग्र हिंदुत्व की जो विचारधाराएं हैं उससे वो काफ़ी प्रभावित रही हैं। अक्सर उनके जुबान पर कहीं न कहीं उसी तरीके की उग्रता आप देख सकते हैं हिंदुत्व को लेकर। आज उस तरह की राजनीति की समझ रखने की बात जहाँ तक है, उसमें एक समझदारी के साथ भी अपनी बातों को रखते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अनामिका सिंह की, और अनामिका सिंह हमारे साथ हैं। और हम शुरुआत इन्हीं सियासतों के साथ करते हैं कि राजनीति में आने की बात, एक आप यूपीएससी में दो बार आप इंटरव्यू दी, एक बहू से पहले बिहार आप पढ़ने के लिए आई, फिर दूसरे पत्रकारिता के फील्ड में आई। ये राजनीति का भूत कैसे सवार हो गया? जैसे कि आपने मेरे बारे में पहले से ही कहा, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक नकारात्मक सी ध्वनि हमारे कानों में सुनाई देती है। हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक अभ्यास हो गया है हमारे समाज में या हमारे लोगों के बीच में। मैंने अपने बचपन में जिन लोगों को देखा, तब मेरे लिए राजनीतिक, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय कुशवाहा ठाकरे जी, इस तरह के लोगों को जब नज़दीक से परिवार के लोगों को उनके साथ काम करते हुए देखा तो मेरे लिए राजनीति के दूसरे मायने थे। मेरे लिए राजनीति के मायने थे त्याग, समाज की सेवा और समाज की अंतिम कतार में भी खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की भलाई के विषय में सोचना, समाज के विषय में सोचना, समाज के व्यक्तियों के विषय में सोचना, परिवार के विषय में सोचना। और जब आप आरएसएस के विषय में कहते हैं तो ऐसा एक इस तरह की माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कराने के लिए काम करने वाला कोई एक बड़ा सा संस्था या समूह है। विषय ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आजीवन अपने पूरे जीवन को समर्पित किया समाज के लिए। इतने सैकड़ों हजारों प्रचारक हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। जब आप अपनी व्यक्तिगत, अपनी सारी ज़रूरतों की, व्यक्तिगत इच्छाओं की बात छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं और समाज के लिए सोचते हैं, ये लोग समाज के लिए सोचते हैं, समाज में किस तरह की विचारधारा हो, समाज की संरचना कैसी हो और किस तरह की विचारधारा को लेकर समाज बने, समाज से राष्ट्र बने और राष्ट्र में किस तरह की विचारधारा हो, इस पर काम किया जाता है। तो मेरे लिए राजनीति के मायने हर मनुष्य के लिए बहुत संवेदनाओं से भरा हुआ हृदय और मनुष्यता को बढ़ाना, भारतीय संस्कृति, भारत और हमारा जो वेद रहे हैं, हमारी जो पुरातन सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उसको स्थापित करने का विषय रहा। तो राजनीति में लिए एक बिल्कुल अलग विषय था। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय में 2 बार कॉलेज में मैंने छात्र संघ के अध्यक्ष पद पे रही। तो एक अलग तरह की भावनाओं को लेकर, अलग तरह के विचार को लेकर राजनीति में आने का विषय रहा। विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर संघ से आपका जुड़ाव रहा, लेकिन एक बीजेपी सबसे इतर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह की चीज़ें चलती हैं। कितना मुश्किल है एक छात्र संघ के अध्यक्ष को, एक संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता को बीजेपी के साथ काम करना? संतोष जी, मैं हमेशा से एक विषय सारे लोगों से कहती रही हूँ, आपसे भी कहना चाहूँगी कि बहुत गंभीर तरह से इस विषय पे सोचने की ज़रूरत है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं या किसी दल की बात करते हैं तो इसमें जो लोग आते हैं वो समाज के ही लोग होते हैं और समाज जैसी ही उनकी विचारधारा होती है, समाज जैसे ही विषय होते हैं। और जैसे कि समाज में सारे तरह के लोग होते हैं, उसी तरह दल में भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं और अलग अलग विचारधाराओं से पोषित होते हैं। वो उन विचारधाराओं के हिसाब से काम करते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो निस्संदेह एक ऐसी पार्टी है कि जो भारतीय संस्कृति को लेकर, भारत की अखंडता को लेकर, भारत की अस्मिता को लेकर और हर व्यक्ति के दुख और सुख को लेकर काम करने वाली पार्टी है। चुनाव लड़ना है? हाँ, निस्संदेह ऐसा लगता है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं और जनप्रतिनिधि होते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समस्याओं का समाधान कर पाते हैं आम जनता के बीच में। और एक मन को जब आप किसी का काम कर पाते हैं तो एक संबल मिलता है, एक संतुष्टि होती है कि आपने किसी के लिए कुछ किया। और मेरी ऐसी व्यक्तिगत धारणा है कि जब ईश्वर हमें उसकी कृपा से रोजी रोटी की और थोड़ी समस्याओं से ऊपर पहुंचा दे, ईश्वर अपने आशीर्वाद से, तो हमें समाज के उत्थान में कुछ योगदान अपने तन मन धन हर तरह से देना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के रूप में एक कैंपस के अंदर आप रही, चुनाव लड़ी, चुनाव जीते, आप बिहार आई, फिर महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष बनी बिहार। कई राज्यों से आपका जुड़ाव रहा है। कितना मुश्किल है बिहार में क्योंकि यहाँ कहा यह जाता है कि हर कण कण में राजनीति बसा हुआ है,
हर व्यक्ति, रिक्शा वाला भी व्यक्ति जो है सियासत पर अपनी बात वो कह ही देगा अपने तरीके। इसको लेकर कितना मुश्किल है यहाँ पे? मैं सबसे पहले 1997 में बिहार आई थी, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए आश्चर्य की बात है, मैं उन दिनों कॉलेज में भी नहीं थी, और यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में कुछ ऐसे संस्थान थे जो 5 वर्षीय तैयारी कराते थे, अगर आपको याद हो संतोष जी। तो आदरणीय बलराम तिवारी सर हिंदी साहित्य पढ़ाया करते थे, तो मुझे आगे जाके, क्योंकि यूपीएससी में हिंदी साहित्य एक विषय के रूप में चुनना था, तो मैं उनसे पढ़ने के लिए आई। और जो अभी दानापुर है, वहाँ का एक यादव परिवार है, ईश्वरी बाबू, जिन्हें मैं अपना बाबूजी कहती हूँ, और एक तरह से मैं उनकी, आप कानूनी तौर पे तो नहीं कह सकते, पारिवारिक तौर पे और भावनाओं के तौर पे मैं उनकी दत्तक पुत्री की तरह हूँ। मैंने उस समय में रहकर यहाँ करीब 2.5 साल पढ़ाई की। मैं बलराम तिवारी सर से कोचिंग लेती थी, आती जाती थी दानापुर से। उस समय बोरिंग रोड पर उनका वो हुआ करता था, आना जाना एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। और एक उन्हें बहुत, जब मैं आई पहली बार, आपको आश्चर्य होगा, मैं ट्रेन से आई और मैंने बाबूजी को फ़ोन किया कि मैं स्टेशन पहुंच गई हूँ, और वो रात का 1:30 बजे था। तो वो इतने इस बात से डर गए, इतने ज़्यादा, कि उन्होंने कहा तुम वहीं खड़े रहो, स्टेशन मास्टर के पास जाके हम लोग लेने आ रहे हैं। उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करता था, और पहले से जो मैसेज दिया गया वो अनफॉर्चुनेटली पहुंचा नहीं उन तक। तो मेरे लिए, जिस प्रदेश से मैं आती थी, मध्य प्रदेश, मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी कि मैं रात के 1:30 बजे भी रेलवे स्टेशन पे हूँ। और जब मैं आई यहाँ पर, मैंने चीज़ों को समझा, देखा कि उस तरह, जिस तरह का उस समय माहौल था और जिस तरह का यहाँ पर सत्ता थी, और अभी आपने जिस तरह से कहा कि कितना बिहार में राजनीति का विषय है, तो मैंने जब सामान्य कार्यकर्ता की तरह कई साल काम किया, फिर युवा मोर्चे की उपाध्यक्ष की तरह काम किया। उन दिनों जब मैंने सदस्यता अभियान किया, आपको याद होगा, देश में मैंने सबसे ज़्यादा सदस्यता की थी, तो मुझे यहाँ हमेशा बहुत स्नेह और सम्मान मिला। बिहार की जो भूमि है, अगर आप बहुत मन से, बहुत भावनाओं से काम करना चाहते हैं, तो लोग आपका साथ भी देते हैं, स्नेह और सम्मान भी देते हैं। सम्मान और स्नेह भी देते हैं। ये अनुभव की बात है कि जब आप राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती भी हैं। जब तक आप राजनीति में नहीं हैं, हमारा आपका रिश्ता एक अलग तरीके से उस रिश्ते को लोग प्रभावित भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप चुनावी राजनीति में आते हैं, चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। ये मिजाज हमें लगता है कि देश स्तर पर है, लेकिन बिहार में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन सब तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम इनसे बात जानना चाहेंगे कि युवा, आज की युवा पीढ़ी अगर राजनीति में आना चाह रहा है, तो क्या वो स्पेस है कि आप राजनीति में आ सकते हैं? कोई ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से नए लोग राजनीति से जुड़ सकते हैं? कई ऐसी तमाम सवाल हैं जिन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गपशप कार्यक्रम में। हम अक्सर इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो सियासी तौर पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन कुछ अलग नज़रियों के साथ वो राजनीति में आना चाहते हैं। उनकी एक अपनी सोच है, अपनी एक पहचान तो अलग चीज़ है, लेकिन नज़रिया भी है कि हम राजनीति में आए तो हम करें क्या। देश दुनिया का अनुभव उनके पास है, अलग तरीके से राजनीति को समझते भी हैं और राजनीति करना भी चाहते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें करने का स्पेस नहीं रहता। फिर भी चलिए, नई पीढ़ी अगर राजनीति में आ रही है तो इसी तरीके से चीज़ें बदलती हैं। अनामिका जी, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आंदोलन के सहारे बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें बदलती हैं। इस प्रदेश में, आपके भी प्रदेश में 74 आंदोलन हुआ तो कई छात्र नेता आए, एक राजनीति की नई, मतलब आज़ादी के आंदोलन के बाद एक नई फौज आई, वो नए पौधे जी जी बिल्कुल, जो आज हर स्टेट में बिल्कुल राजनीति के शिखर में है। लेकिन उसके बाद एक जड़ता की स्थिति बन गई पूरे देश के स्तर पर, बिहार भी उससे अछूता नहीं है, कि नए लोगों का स्पेस बंद हो गया राजनीति में। आप जब बीजेपी कार्यालय में जाइए, या तो सांसद के बेटे राजनीति में हैं, विधायक के बेटे राजनीति हैं, या परिवार वाले लोग राजनीति में। ये जो स्पेस बंद हुआ, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये समस्या है। नए लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। 2 बड़े आंदोलन हुए इस देश के, आज़ादी के आंदोलन में तो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग भी आए, एक 50-60 वर्षों तक उनकी राजनीति चली, तो अपने तरीके से उनका एक वैचारिक पृष्ठभूमि भी था, प्रतिबद्धता भी थी। फिर 74 में एक बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश स्तर पे, उससे भी लोग नेता आए। ये जो एक बड़ा वैक्यूम 74 से लेके आज हम 2000 ईस्वी में है, ये जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को देखते और समझते हुए आप राजनीति में आने की बात सोच रहे हैं। कितना मुश्किल है आज के युवा के लिए एक राजनीति में आने या एमएलए एमपी बनने की बात सोचना। संतोष जी, अगर राजनीति से इतर होकर और
मैं एक नागरिक की तरह बात करूं या मैं एक युवा की बात या महिला की तरह बात करूं तो निस्संदेह चीज़ें मुश्किल हैं, पर वो किस तरह से मुश्किल हैं और क्यों मुश्किल हैं इस पे हमें सोचना होगा। मुझे हमेशा लगता है कि जो आपने कहा कि एक बड़ा सा शून्य जो पैदा हुआ, उसे पैदा कराने में अक्सर हम सारे लोग राजनीति और राजनीति से जुड़े लोगों को दोष देते हैं, पर मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए हम यानी हम समाज के सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास लोकतंत्र है। और लोकतंत्र भी होने के बाद अगर हम ऐसे लोगों को लगातार चुनते हैं या प्रोत्साहन देते हैं जो हमारे समाज के उत्थान में कारगर नहीं होते हैं या हमारे देश को या समाज को एक दशा और दिशा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लगता है, हमारे ऊपर यानी समाज के नागरिकों के ऊपर, वो आप भी हैं या मैं भी हूं। तो इस विषय को समझना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में करना चाहते हैं और अपनी क्षेत्र से शुरू करके अपने समाज को, प्रांत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब हम ही नहीं बदलना चाहते तो कोई भी अब जब हम एक बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियों पे अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वो किसी जाति विशेष के व्यक्ति को टिकट देती हैं, तो ये कहां से पैदा होता है? ये कहां से पैदा होता है? कोई भी पार्टी किसी को टिकट दे और जब सामान्य सर्वे की बात हो या सामान्य लोग ही उस तरह से कहेंगे, जब वो किसी व्यक्ति की खूबियां और कमियां नहीं देखकर सिर्फ जाति की बात करते हैं, तो राजनीतिक दलों को भी बाध्य होना पड़ता है समाज, क्योंकि सारी चीजें अल्टीमेटली वोट पर डिपेंड करती हैं, लोकतंत्र है, तो समाज से राजनीति की दिशा तय होती है। और जबकि हम लोग आरोप लगा देते हैं कि राजनीति सब कुछ तय करती है और राजनेता सब कुछ तय करते हैं, ऐसा नहीं है। आपका अपना अनुभव भी यही कहता है कि समाज ही तय करता है, पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं हाँ, पॉलिटिकल पार्टी को आप जिस तरह का संदेश उनके पास जाता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल मेरा अनुभव तय करता है, उनके पास जिस तरह का संदेश जाता है उस तरह की चीजों के हिसाब से वो व्यक्तियों का चयन करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है या डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिशियन है, राजनेता हैं, उनकी जिम्मेवारी है जनता को एजुकेट करना, उनकी जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की महत्ता को समझाना। आप ये कह रहे हैं कि भाई जैसा समाज है, जैसी जनता है, वैसे नेता भी बनते हैं। ये लगता नहीं कि आप एक लोकतंत्र का ये बड़ा एक कंट्राडिक्शन है? नहीं संतोष जी, दोनों चीजें मिली हुई हैं। ये अधूरी बात है कि समाज तय करता है, राजनीति भी सामाजिक हिसाब से चलती है। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो समाज से आए हुए लोग हैं, और जब राजनेता जो निर्णय करने वाले लोग हैं उनको लगता है कि वोटर, समाज से आशय हमारा वोटर से है कि वोटर का क्या रुझान है, वो क्या चाहता है, तो अगर वोटर इस बात को तय करे कि उसे कैसे लोग चाहिए। और निस्संदेह वैसे भी लोग हैं जो शिक्षित करने की आप विषय कर रहे हैं या जागरूक करने की या अच्छे से काम कर रहे हैं। बिहार प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो, तो उस तरह के जिम्मेदार लोग हैं जो काम कर रहे हैं राजनीति के साथ समाज के लिए। एक युवा और दूसरी महिला, दोनों के लिए राजनीति बड़ा गडमगड वाली स्थिति है। एक महिलाओं के लिए तो और मुश्किल है राजनीति में, और आप राजनीति में आने की बात सोच रही हैं, राजनीति में मतलब आप एक्टिव राजनीति में हैं भी, महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है? देखिए संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे प्रदेश के एक मतलब हर पंचायत तो नहीं कह सकती, पर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मैं घूमी। देश के कई हिस्सों में हम लोगों ने दूसरे प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनाव में दूसरे तरह से काम किया। तो जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं फिर यहाँ समाज की बात करूंगी, आप ही पत्रकार हैं तो मैं आप ही से शुरू करती हूँ बात पूछना कि अगर महिलाओं को उनके विषय में नहीं सोचा जाता, उस तरह से यह मुश्किल होती है, तो उसका कारण भी है। एक पुरुष अगर उम्मीदवार होता है तो उसके पीठ से बहुत सारे लोग जाने को तैयार हो जाते हैं। जब महिला को कोई चीज देने की बात होती है तो सबसे पहले समाज के इर्द गिर्द के लोग उसकी योग्यता पे, उसकी क्षमताओं पे और वो चीजों को कितना साबित कर पाएगी, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करते हैं। और जब समाज साथ में खड़ा हो तो राजनीतिक दलों को किसी को भी दिक्कत नहीं होती कि किसी महिला को बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी महिलाओं के लिए को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करती रही है। संगठन में 33% आरक्षण भी है और उसको करते भी हैं। संगठन के जो भी पद हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन टिकट पे तो 33% नहीं है, दिखता है। नहीं, मैंने फिर आपसे कहा कि ये विषय फिर तय करने लगता है हल्का सा समाज, तो उसी तरह से फिर चीजों को सोचना पड़ जाता है। टिकट का जब विषय होता है तो बहुत सारे समीकरण होते हैं और जिनका अंत जीत पे जाके खत्म होता है। आप 97 से बिहार को जान रही हैं, आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में बिहार को लेकर क्या सोचते हैं? मतलब क्या होना चाहिए आने वाले समय में महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, जो एक बड़ी असुरक्षा का भाव आज भी है। हाँ, मैं इसको तो जरूर कहना इमेज चाहूंगी, भी है बिहार को बिल्कुल। लेकर, तो आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी, कि बिहार की महिलाओं और लड़कियां में टैलेंट होने के बावजूद वो चीजें सामने नहीं आ पा रही है? तो इसको लेकर कोई आपके पास कोई विजन? जैसे कि मैंने आपसे घटना कही थी जब मैं 97 में आई, मेरे लिए जब मैं आई संतोष जी, महिलाओं का इतना असुरक्षित होना बहुत आश्चर्य का विषय था। के साथ मैं फिर समाज पे लौटूंगी और मुझे लगता है कि जो लड़की है वही इस पीड़ा को समझ सकती है कि लड़की होना कितना पीड़ा होता है।
पुरुष समझ सकता है पर वैसे नहीं समझ सकता। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब मैं अंदर जाती थी बहुत क्षेत्रों में, जब बहनें इस बात की, मतलब वो कोई बेटी, कोई माँ अपने बहुत मुश्किलों से इकट्ठे किए हुए पैसे से उसको कोचिंग भेज रही है, और सिर्फ इसलिए कुछ लड़के के, वो फालतू लड़के हैं गांव के, उन्होंने घूमना है और उसको टीज करना है, उसे परेशान करना है, मतलब उसका लड़की होना एक श्राप है और वो उसको परेशान करेगा। उस परेशान करने से एक लड़की का, उसके परिवार का, सारे लोगों का जीवन कितना नष्ट हो रहा है, कितनी हमारी आने वाली, वो एक माँ बनेगी, वो एक बच्चे को जन्म देगी, एक समाज का निर्माण करेगी। ये निसंदेह ही बहुत दुख का विषय है कि लड़कियों को के लिए जो सोच है उस सोच में बदलाव आना चाहिए। या मैं सरकार के राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रही हूँ, वो विषय लड़कियों के साथ छेड़खानी का हो, उनके साथ क्या कहते हैं बलात्कार का हो, उनके ऊपर तेजाब फेंक देने का हो, या फिर दहेज मांगने का हो। मैं इसमें आपसे एक विषय, मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे एक विषय करना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बलात्कार करते हैं और उसी लड़के की 6 महीने की जमानत के बाद शादी हो जाती है और वो लड़की पूरी जिंदगी अपने जीवन को एक श्राप की तरह ढोती है। किसी के ऊपर इसलिए तेजाब फेंक दिया जाता है कि वो सुंदर है, किसी को पसंद है और वो उसको पसंद नहीं करती। तो समाज को ये तय करना होगा। देखिए, इतिहास गवाह है इस बात का। आप वैदिक संस्कृति से शुरू करेंगे, मध्यकाल में इस तरह का एक संक्रमण आया जो हमारे यहाँ एक आक्रांता की तरह सारे लोग आए और उन्होंने ये तय किया कि वो भारतीय संस्कृति को नष्ट करेंगे, और उन्होंने किया भी। तो हमें ये तय करना होगा कि हमें किस तरह का समाज चाहिए। क्या हमारी बेटी बाहर पढ़ने जाए, वहां सुरक्षित हो? हम किस तरह की भावना से ग्रसित रहेंगे? क्या आने वाली हम पीढ़ियों को देंगे? ये सिर्फ महिला होने के नाते या युवा होने के नाते नहीं, मेरे लिए पीड़ा का विषय है, क्योंकि खुद यूपीएससी में मेरे साथ, आपको भी पता है, आप भी वहां तक आपने तैयारी की है, साक्षात्कार आप पहुंचे हैं वहां तक, कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है, मैं बहुत गर्व के साथ इस विषय को कहना चाहती हूँ, किसी प्रदेश के लोगों में क्षमता होती है और कहीं कर्मठता होती है और कहीं बुद्धिमानी होती है। बिहार ऐसा प्रदेश है कि जिसके लोगों के पास ये तीनों चीज हैं। यहाँ कर्मठता भी है, बुद्धिमानी भी है, क्षमता भी है, परंतु आश्चर्य का विषय है कि वो तीनों चीज इस प्रदेश के बाहर जाती रही पहले इसके, और वो जो एक पहले गए उससे एक शून्य पैदा हुआ। तो लौटने के विषय में लोगों ने सोचा और पिछले 15 सालों से काफी बदलाव भी है उस दिशा में, और आने वाली दिशा में बिहार की जो ताकत है, हमारा जो गौरव है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो दक्षता है, उसके साथ हमारे थोड़े से हमारी मानसिकता में और समाज में बदलाव के साथ ही हम महिलाओं के लिए एक बेहतर माहौल बना पाएंगे। बिहार में जो परेशानी है, इस परेशानियों को हमारे आपके जैसे लोग जो बिहार में रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल है उन परेशानियों को समझना। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, वो आते ही इन चीज़ों को समझते हैं कि महिलाओं को लेकर जो हमारा समाज है उसकी नज़रिया क्या है, वो किस तरीके से महिलाओं को के साथ उनका व्यवहार क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति भी है, राजनीति में महिलाओं की भूमिका भी है। और बिहार में अगर हम बात करें तो पिछले 15 वर्षों से अगर कोई सरकार बन रही है तो उसमें बिहार की महिला वोटर की बड़ी भूमिका है। मतलब ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, वो सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के वोटर से चुनी हुई सरकार है। फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेकर या तो उनकी समझदारी नहीं है या वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक सरकार से और महिलाओं के बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसे कई और सवाल हैं, उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति में युवाओं की क्या भागीदारी है। स्वाभाविक तौर पे अगर हम बात करें तो 2 बड़े आंदोलन के बाद एक बड़ा वैक्यूम भारतीय राजनीति में देखने को मिला है कि जो नए लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। 2 आंदोलन की चर्चा हम इसलिए किए कि आज़ादी का आंदोलन में एक लोग पढ़ाई करके बीच में पढ़ाई छोड़ के लोग इस तरह के लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में आए, वो इस पॉलिटिकल सिस्टम में चुनावी मैदान में है। फिर हम बात इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ पूरे देश में, जो देश के लिए दूसरी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई मानी जाती है, उसमें बहुत सारे लोग आए। और आज राजनीति के शिखर पे जो कोई व्यक्ति है, जो भी शख्सियत है, वो कहीं ना कहीं उसी आंदोलन से आए हुए। और उसके बाद देश में उस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें छात्र और युवा शामिल हो। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, एक युवाओं में का माइंडसेट भी बदल रहा है, वो अब राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि जब तक राजनीति के क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा, चीज़ें नहीं बदल सकती। उसी तरीके से घिसी पिटी के तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। अनामिका जी, राजनीति से इतर हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप हिंदुत्व को लेके एक अलग इमेज आप बिहार में बनाई है, उग्र एक इमेज है, चुनावी मैदान में आई और अभी उसका क्रेज भी है। अभी हर कोई राष्ट्रवाद और ये जो हिंदुत्व है, ये कॉकटेल अभी सियासत में अभी परमान पर है। लेकिन वाकई में बिहार के पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें तो इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है जो आपके अंदर देखने को मिलती है। इसकी क्या वजह है? संतोष जी,
बिहार की पृष्ठभूमि में तो सबसे ज़्यादा ये विषय है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो जितिया का व्रत करती हैं, वो तीज का व्रत करती हैं, वो कर्मा का व्रत करती हैं और ऐसे वो छठ का व्रत करती हैं जो देश के, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी के हिसाब से सबसे कठिन व्रत है। पहले हमें ये समझना होगा कि जो हिंदुत्व है वो बेसिकली सिर्फ धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है, वो एक सोच है और इस हिसाब से आप जीते हैं, आप करते रहते हैं और सामान्य तौर पे वो चीज़ें फिर आपके जीवनचर्या में शामिल हो जाती हैं। आप उनको करते हैं, आप उनको जीते हैं। जैसे अगर आपने जिस तरह से कहा तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए 1 जनवरी हिंदू नववर्ष, पूरा अंग्रेजी नववर्ष पूरा संसार मनाता है और उसमें हम धीरे धीरे उस भीड़ चाल में शामिल होते जा रहे हैं। तो इसमें अगर मैंने अपनी माँ को करते देखा, अपनी दादी को करते देखा कि अगर मैं हिंदू नववर्ष को मनाना चाहती हूँ गुड़ी पड़वा के समय, तो इसमें कहाँ उग्र हिंदुत्व है? नहीं तो भाई होली तो हम लोग मनाते ही हैं, तो हम उसको नववर्ष की तरह क्यों नहीं मनाते? नववर्ष उससे बेहतर और नववर्ष क्या हो सकता है? मतलब आप नववर्ष नहीं, का उसको नववर्ष ही क्यों? आप संतोष जी इस बात को समझना होगा कि धीरे धीरे सेंध लगा के, छोटी छोटी सुरंग लगा के, दीमक की तरह जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले जो दूसरे आक्रांत आए, उन्होंने धीरे धीरे किस तरह दीमक की तरह हमारी संस्कृति को नष्ट किया। अगर आपको कुछ बड़े कथन हो तो उनमें से एक कथन ये भी कहा जाता है, संतोष जी, एक कथन ये भी कहा जाता है कि अगर किसी देश को नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। उसकी आर्मी को नष्ट कर देंगे वो फिर भी खड़ा हो जाएगा। आप उसके संसाधन नष्ट करेंगे वो देश खड़ा हो जाएगा। आप उसके सारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे, खड़ा हो जाएगा। आप हिरोशिमा की तरह बम गिरा देंगे तब भी वो खड़ा हो जाएगा। परंतु अगर आपने संस्कृति को नष्ट कर दिया तो कोई भी देश खड़ा नहीं हो पाएगा। ये नीति जो शुरू से की गई वो आज तक चल रही है और उसको एक सुनियोजित तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ अप्लाई किया कि हमारी जितनी धार्मिक चीजें थी उनमें हस्तक्षेप शुरू करना। उनका उद्देश्य सामने से देखने पे लगता था कि वो विकास कर रहे हैं, वो विकास नहीं कर रहे होते थे। वो ये कर रहे होते थे कि हमारी संस्कृति को धीरे धीरे कैसे चौपट किया जाए। तो उसमें अगर आपको मेरी इस भावना के साथ, मैं हिंदुत्व के पक्ष में हूं, अगर मतलब सार्वजनिक तौर पे एक समूह की तरह हम हिंदू, जब हमारा नवरात्रि होता है उसमें हमें फलहार आयोजित करना चाहिए, सबको मिलना चाहिए एक दूसरे से, तो अगर उसमें हिंदुत्व है तो मैं स्वीकार करती हूँ कि हाँ है। नहीं तो उसमें कहाँ समस्या कहाँ है? उसमें तो मिलता ही उग्र नवरात्र। हिंदुत्व बिहार में हिंदुत्व है, बहुत जड़ों तक है, जो आप जिसको हिंदुत्व जिस आशय के साथ कहना चाह रहे हैं, और वो है यहाँ की हर माता में है, हर बहन में है, और हर व्यक्ति में, हर भारतीय में वो होना ही चाहिए। क्योंकि मैं फिर दोहरा रही हूँ कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, सनातन पद्धति है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदू हैं, जो सनातन समय से जिनका एक ही धर्म रहा है, जिन्होंने धर्मांतर नहीं किया, वो सारे लोग हिंदू हैं। धर्मांतर जिन्होंने कर भी लिया वो भारत की संतान है, तो वो कई पीढ़ियों पहले हिंदू ही हैं। मान लेना है उनको। ये सच है, मानने नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ता, ये सच है। अच्छा, आप चुनाव लड़ने पर सोच रही है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना चाह रहे हैं उसको लेकर आपके अंदर कुछ विजन डॉक्यूमेंट्स है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो एक विधायक के रूप में, एक विधानसभा सदस्य के रूप में कभी आपने सोचा है कि एक पढ़ी लिखी महिलाएं जब आएँ तो आप क्या कर सकती हैं? क्या आपके अंदर कुछ सोच इस तरीके का कि हम क्या समाज को, अपने विधानसभा क्षेत्र को एक विधानसभा सदस्य के रूप में जो उसका अपनी प्रक्रियाएं हैं उसमें हम कुछ सुधार कर सकें या कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ? इस पर कभी आपने सोचा है? संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हम बहुत ही अनुशासित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और पार्टी जो निर्णय लेती है कि आपको संगठन में ही काम करना है, आपको चुनाव लड़ना है या आपको क्या करना है, ये पार्टी तय करती है। तो और हाँ, काम करने के नाते, मनुष्य होने के नाते मनुष्य की इच्छाएं होती हैं कि वो उस तरह की चीज़ें करें। मुझे लगता है कि सिर्फ जनप्रतिनिधि के तौर पे काम किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें करने की गुंजाइश है। उन गुंजाइशों में एक गुंजाइश ये भी शामिल है कि जन भागीदारी के साथ जो शिक्षा, जो बहुत भावना से जुड़ा हुआ है बिहार के हर नागरिक के लिए, और भावना के साथ साथ उसकी कमजोरी भी है। मैंने कई चीज़ें यहाँ पर आकर जो समझी हैं, जी हैं पिछले 23 सालों में, वो मैंने ये समझा है कि यहाँ के जो माता पिता हैं, वो सारे वर्ग की मैं बात कर रही हूँ, बच्चे की शिक्षा को लेके बहुत कंसर्न है। वो अपनी क्षमताओं से ज़्यादा अपने बच्चे की शिक्षा पे खर्च करते हैं। और चूंकि पहले 15 साल पहले तक जिस तरह का यहाँ पर माहौल था, तो एक चीज़ मन में बैठ गई है कि बच्चों को बाहर भेज देना है। तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था करना चाहिए कि जो सामान्य परिवार हैं, जिन्हें अपनी बेटियां, खासकर हम कोटा भेजने की बात करें IIT के या मेडिकल के लिए, UPSC के लिए दिल्ली भेजने की बात करें, तो चूंकि मैं कैरियर काउंसलिंग करती रही हूँ, UPSC के लिए कोचिंग भी पढ़ाती रही हूँ,
तो मेरी एक ही इच्छा रहेगी कि 8th क्लास से ऊपर फिर यूपीएससी की तैयारी कर 8th से 12th तक जो महंगे ट्यूशन्स होते हैं, या यूपीएससी की तैयारी करना हो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी करना हो, तो ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, और सारे सामान्य जन के लिए, मध्य वर्गीय भी इसमें शामिल हो, जन भागीदारी के साथ लोगों से बात करके ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जाए, ऐसे मतलब हम संस्थान बनाएं अपने व्यक्तिगत तौर पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जिसमें बच्चे पढ़ सके। आखिरी व्यक्तिगत एक सवाल, 97 में तो आप घूमने आई थी, दूसरी बार आप बहू बन के आ गई, तो एक बिहारी पति को लेकर आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के भी अपने रिश्तेदारों को आप देख रहे होंगे, तो बिहारी पति में क्या खास है और क्या मतलब लैक करता है बिहारी पति? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बिहार की जो खासियतों में है जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, एक प्रभावित करती है हमारे यहाँ की, सारे प्रदेश में है संयुक्त परिवार की प्रथा। ये चीज़ मैंने दिल्ली में भी देखी थी यूपीएससी की तैयारी के दौरान, यहाँ भी आकर देखी कि अगर 3 पीढ़ी दूर के भी आपकी भगनी है, वो आपके भतीजा है और वो परिवार उस बेटी को पढ़ाने में या शादी करने में समर्थ नहीं है, तो ये आपका नैतिक दायित्व होता है कि आप उसकी मदद करें। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि समाज एक दूसरे पे अगर कहीं कोई कड़ी कमजोर हो रही है तो परिवार के मतलब वो 2nd 3rd जनरेशन के लोग भी उस चीज़ को सपोर्टिव होते हैं। मैं दिल्ली में देखा करती थी कि एक कोई परिवार मान लीजिए जिसके पास 2 कमरे का घर है और उसके चचेरे ममेरे देवर भी अगर यूपीएससी की तैयारी करें और वो अलग कमरा लेने में या सक्षम उतने नहीं है, तो 5-5 6-6 साल वो भाभी हो, वो मामी हो, वो बुआ हो, उन लोगों को पढ़ा के तैयारी कराती है। तो हम बिहारियों का ये जो डिटर्मिनेशन है एजुकेशन को लेके, संयुक्त परिवार के दायित्वों को लेके, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है और बहुत खींचता है। और लैक क्या करते हैं? और लैक करने की जो बात है कि बिहारी जो लड़के होते हैं और जब वो पति बनते हैं तो वो बहुत ईमानदार होते हैं। ये एक सच बात है कि जब वो बिहारी, मुझे लगता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा होते हैं कि वो शादी करके जिन लड़कियों के साथ पढ़ रहे होते हैं, जो पसंद होते हैं, उनके साथ फिर वो शादी करके लाते हैं, जिनके रिश्ते स्थायी होते हैं। अगर उन्होंने किसी को पसंद किया, वो परिवार को लेके बहुत जागरूक होते हैं और परिवार की बहुत केयर करते हैं, पत्नी को भी लेकर अपने दायित्वों पे ध्यान देते हैं। परंतु शायद बहुत लंबे समय से उस तरह का माहौल होने से ये बहुत सार्वजनिक रूप से ये दिखाने में कि हम पत्नी को बहुत केयर करते हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हैं। कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको इस तरह के इंटरव्यू के सहारे समझने की जरूरत भी है कि राजनीति में आना कितना मुश्किल है, और अगर आप सोच रहे हैं तो फिर किस तरीके से आप राजनीति में आ सकते हैं। एक नए विचारों के साथ अगर आप राजनीति में आते हैं तो अभी भी थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, लेकिन उन सब से भी इतर एक बड़ी बात यह है कि राजनीति अभी भी इतनी सहज नहीं है जितनी सहजता से हम राजनीति को देखते हैं। चलिए, इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ, नए मेहमानों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।